अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में। चूँकि बिहार में हाल ही में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी AIMIM पार्टी की तरफ से ठाकुरगंज विधानसभा में पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ की जा रही है। उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। साथियों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए साथियों, अब हम आपको बताते हैं ठाकुरगंज विधानसभा में 3 उम्मीदवार हैं, यानी 3 शख्स हैं जो अपनी उम्मीदवारी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लोगों के सामने जा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हम MIM पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों को ओवैसी के हाथों को मुझे वोट देकर मजबूत करना है। ये सारी बातें क्या करते हैं, एक एक करके तीनों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुफ्ती अतहर जावेद साहब के बारे में। मुफ्ती अतहर जावेद साहब एक ऐसा नेता है जो MIM पार्टी के साथ 2015 से जुड़ा हुआ है। 2020 में वो भी टिकट का दावेदार पेश कर रहे थे, लेकिन 2020 में MIM पार्टी वालों ने उनको टिकट नहीं दिया था। 2025 यानी हाल में सबसे ज़्यादा मजबूत और प्रबल दावेदारों में 1 नंबर में इनका ही नाम आता है। उसके बाद साथियों 2 नंबर पर मुखिया गुलाम हसनैन साहब हैं। मुखिया गुलाम हसनैन साहब भी लोगों के पास जाते हैं, ओवैसी की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, ओवैसी के पैगाम को पहुंचाते हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने की अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुखिया गुलाम हसनैन साहब के भी मन में ये बातें चल रही हैं कि टिकट उनके हक में हो सकती है और वो ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों, तीसरे नंबर पर है फैयाज़ आलम साहब, जो वर्तमान में पूरे किशनगंज ज़िले के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और ज़िला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और वो MIM पार्टी की सदस्यता हाल ही में लिए हैं। आप जानते हैं कि उनके छोटे भाई तौसीफ़ आलम साहब बहादुरगंज से जब MIM पार्टी का सदस्यता लिए और सदस्यता लेने के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कॉलेज मैदान में हुआ, तो उसी कॉलेज मैदान में फैयाज़ आलम साहब अपने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ जाकर ओवैसी के सामने ओवैसी का दामन थामा था, यानी MIM पार्टी में वो शामिल हुए थे। तीसरे नंबर पर ये भी मजबूत दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि MIM पार्टी इनको टिकट दे और ये चुनावी मैदान में मजबूती के साथ लड़े और ठाकुरगंज विधानसभा से जीत हासिल करे। लेकिन साथियों, देखने वाली बात यह होगी कि MIM वाले यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले किसको टिकट दे रहे हैं। जिसको वो टिकट देंगे वो पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव ठाकुरगंज विधानसभा में लड़ेंगे। चूँकि 2020 में MIM पार्टी को यहाँ से कामयाबी नहीं मिली थी और 2020 के मुकाबले 2025 में यानी हाल में जो चुनाव होना है उसमें 2025 में MIM पार्टी का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। MIM पार्टी का चाहने वालों की तादाद काफ़ी बड़ी है। MIM पार्टी और ओवैसी को मानने वालों की तादाद भी काफ़ी बड़ी है। इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी एक बहुत बड़ा खेला करने जा रही है। खेला साथियों ये करने जा रही है जिस तरह से MIM पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया और MIM वाले पूरे बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि MIM पार्टी बाजी मार सकती है। 100 सीटों में महज अगर 10 सीटों पर MIM पार्टी की जीत हासिल हो जाती है, MIM पार्टी को जीत मिल जाती है, तो ओवैसी और अख्तरुल इमान साहब बिहार में सरकार बनाने में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। चूँकि इस बार का जो मुकाबला कड़ा मुकाबला है, महागठबंधन वाले भी पूरी सीट लाने की कोशिश करेंगे, वहीं NDA गठबंधन भी पूरी सीट लाकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर 5, 7 या 10 सीटों की ज़रूरत किसी को पड़ जाए और ख़ास करके महागठबंधन को पड़ जाए, तो फिर ओवैसी और अख्तरुल इमान साहब किंग मेकर इसलिए साबित होंगे कि वो कई शर्तें, बड़ी बड़ी शर्तों को वो रखेंगे और उस शर्त के बिना पर वो उनके साथ गठबंधन करेंगे, यानी कि अपने जो वोटर्स होंगे, अपने जो विधायक होंगे, इनको वो सपोर्ट करेंगे
महागठबंधन वाले को। ऐसे में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होने वाला है साथियों। लेकिन बस ये कहने और सुनने वाली बात है। जब चुनाव ख़त्म होगा तो सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने आ जाएंगी। तब तक के लिए चाहिए कि हम और आप इंतज़ार करें कि इस बार बिहार का खास करके 18% मुसलमान किसको अपना नेता बनाता है, किसको अपना रहबर मानता है।